मैं पायल तापड़िया माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर चूरू से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी कक्षा है वो कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। ठीक है, हमारा विषय है गणित, जिसमें हम आज का टॉपिक ले रहे हैं कोण। कोण के बारे में आपने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम पहले सामान्य जो बातें हैं कोण के बारे में हम सीखेंगे कि क्या है, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कोण है अपना न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो गई आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच बने कोण न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला कोण है वो है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण कहलाते हैं अधिक कोण। इसके बाद जो हमारा तीसरा कोण है वो है समकोण। समकोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा कोण है वो है सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। अब सरल कोण के अलग अलग नाम हैं, जिसको हम रेखिक कोण भी कह सकते हैं और ऋजु कोण भी कह सकते हैं। इसके बाद अपना जो पांचवा कोण है वो है वृहत कोण। वृहत कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई 180 डिग्री से अधिक, यानी 180 से ऊपर के जो कोण हैं वो सारे होंगे वृहत कोण। ठीक है, ये तो थे सामान्य कोण जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं और हम आगे भी इनका अध्ययन करते रहेंगे। अब कुछ अन्य संबंधित कोण हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला कोण आपका आता है पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है उसको समझने के लिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यानी इसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, इसमें कहा है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। आप यहाँ पे एक उदाहरण से देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो कोण है आपका 30 डिग्री का है और एक कोण हो गया आपका 60 डिग्री का। जब हम इन दोनों कोणों का योग करेंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो कितना हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया आपका पूरक कोण। अब इसमें आपके सवाल इस तरीके से आ सकता है, मान लो आपको यहाँ पे एक कोण दे दिया x, यानी इसका हमें मान नहीं पता है, और दूसरा कोण हमें दे दिया 60 डिग्री, लेकिन आपको ये पता है कि ये दोनों कोण है पूरक कोण। आपके सवाल इस तरीके से आ सकता है, दो कोण दे दिए, एक अज्ञात है और एक का मान है 60 डिग्री, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो x डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो दूसरा कोण आपका कितना आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो अज्ञात कोण है वो आपका आ गया 30 डिग्री। इसी तरीके से आपका जो दूसरा कोण है वो है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा देखते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वो कोण कहलाएगा संपूरक कोण। ठीक है, अब इसी में भी हम एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें आपको एक कोण दिया हुआ 70 डिग्री और दूसरा कोण दिया हुआ आपको 110 डिग्री। तो जब हम इन दोनों का योग करेंगे 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब ये कोण है आपका संपूरक कोण। इसी तरीके से आपका इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न बनता है कि एक कोण आपका 70 डिग्री का है, दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है और आपको कह दिया जाए कि ये संपूरक कोण है। तो आपको पता है कि 70 डिग्री प्लस x डिग्री दोनों का योग होना चाहिए 180 के बराबर। तो अब हम इसका मान निकाल लेते हैं, x बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से आपका जो तीसरा कोण है वो हो गया आपका आसन कोण। आसन कोण को समझने से पहले इसकी 3 शर्तें हैं वो पूरी होनी जरूरी है। उससे पहले हम ये परिभाषा पढ़ते हैं कि सामान्य भुजा एवं सामान्य शीर्ष के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। सामान्य भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कुछ भी कह सकते हैं, तो सामान्य भुजा को ही हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं। तो उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब इसकी शर्तें देखेंगे हम। शर्तें क्या है
कि जब तक ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होती है तब तक वो आसन कोण नहीं कहलाएगा। इसकी पहली शर्त है कि सामान्य शीर्ष होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दूसरी शर्त है इसकी सामान्य भुजा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो शर्त है वो ये है कि जो सामान्य भुजा नहीं है वह सामान्य भुजा के एक एक तरफ है। इसको हम अभी समझते हैं उदाहरण से। जैसे हमने एक ये कोण ले लिया जिसमें पहला हम लेते हैं कोण AOB और दूसरा हम लेते हैं कोण BOC, ठीक है। इसके अंदर शीर्ष, पहले आपको समझना होगा शीर्ष क्या होता है। जो ये कोने होते हैं उनको हम कहते हैं शीर्ष, जैसे A, O, B और C, ये सारे क्या है, शीर्ष है। तो जिसके अंदर आप देखेंगे AOB और BOC, इन सब में O है वो क्या है, सामान्य शीर्ष है, यानी ये दोनों कोण के अंदर O शीर्ष है वो आ रहा है। इसके बाद AOB में जो भुजा है वो क्या है, OA और OB, और BOC में कौन कौन सी भुजाएं आ रही है, OB और OC। अब हम दोनों कोणों के अंदर देखेंगे कि सामान्य भुजा कौन सी है। सामान्य भुजा मतलब उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों ही कोण में आ रही है। तो कौन सी आ रही है, OB भुजा है वो दोनों में आ रही है। इसका मतलब इसमें है वो तीनों कंडीशन पूरी होती है। तीसरी कंडीशन क्या है, जो सामान्य भुजा नहीं है। सामान्य भुजा नहीं है का मतलब जो दोनों कोण में नहीं आ रही है, जैसे AO और OC ये दोनों में नहीं आ रही है, इनकी सामान्य भुजा है OB। तो ये कह रहा है जो सामान्य भुजा नहीं है वो सामान्य भुजा के एक एक तरफ है। तो इस सामान्य भुजा के एक तरफ OA हो गया और दूसरी तरफ OC हो गया, मतलब ये आपके आसन कोण है। लेकिन एक और उदाहरण देखते हैं हम। इसमें देखिए AOB और BOC, जिसके अंदर नहीं, हम लेते हैं AOC और AOB, ठीक है। जिसमें AOB हमने एक छोटा कोण ले लिया और एक हम ले रहे हैं पूरा कोण AOC, ठीक है। तो इसका भी जो सामान्य शीर्ष है वो तो O है, आपने देख ही लिया। इसके बाद अब हम भुजा की बात करते हैं। AOB में भुजा हो गई OA और OB, और AOC में भुजा हो गई OC। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम इतने ही कोण की बात कर रहे हैं, फिर हम पूरे कोण की बात कर रहे हैं। जिसमें देखिए आप इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, OAB, जिसके अंदर OA भुजा उभयनिष्ठ हो गई, और AOC जिसके अंदर OA। इसका मतलब OA है वो हमारी सामान्य भुजा है। लेकिन इसकी तीसरी जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। इसमें कहा है जो सामान्य भुजा नहीं है वह सामान्य भुजा के एक एक तरफ है। तो इसमें सामान्य भुजा OB और OC नहीं है, और ये दोनों ही कहाँ है, एक एक तरफ नहीं है, ये दोनों अलग है। जैसे इसमें था ना कि OB के एक तरफ OA हो गया और OB के एक तरफ OC हो गया, लेकिन ये तीसरी शर्त पूरी नहीं करता। इसका मतलब यह आपका आसन कोण नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथा कोण है वो है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो कोण। तो इसकी हम परिभाषा से इसको समझते हैं। जब आसन कोण संपूरक कोण हो तो वह रेखिक युग्म बनाते हैं। अभी हमने पिछला टॉपिक ही पढ़ा है आसन कोण, और जब वो संपूरक कोण बनाते हैं, संपूरक कोण की जो शर्त है वो ये है कि दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो जब आसन कोण और संपूरक कोण हो तो वह रेखिक युग्म बनाते हैं। ये हमने एक लिया हुआ है चित्र उदाहरण, जिसके अंदर देखेंगे हम 130 डिग्री का ये एक कोण हो गया और 50 डिग्री का एक कोण हो गया। इन दोनों का जब हम योग करेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री कितना हुआ, 180 डिग्री। हम इसको रेखिक युग्म कोण को ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने अभी पढ़ा था रेखिक कोण या सरल कोण। तो जो सीधी रेखा पे बना जो कोण होता है वो कहलाता है 180 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से सीधी रेखा हो, ये इस तरीके से भी सीधी रेखा हो सकती है, और इसका जो बना कोण है वो 180 डिग्री का कोण कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अपना पांचवा और अंतिम कोण है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे।
ठीक है, वापिस इसको समझेंगे। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो दोनों रेखाओं के आमने सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण। जैसे यहाँ देखेंगे आप, ये दो रेखाएं हैं और किसी एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित हो रही है, तो इसके जो आमने सामने के बने कोण हैं वो होंगे शीर्षाभिमुख या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और इनका मान भी समान होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो इसका जो सामने वाला कोण है वो भी 30 डिग्री का होगा। अगर हम इस उदाहरण को देखें तो इसमें इस तरीके से बने जो आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसमें इस तरीके से दोनों का बताया गया है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के जो बने कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करना